दोस्तों, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कौशिक और मैं आपको इस प्रश्नावली 3.1 में बताऊंगा कि कैसे आप घातांक के जो भी प्रश्न है उसको हल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखते रहिए। अब इसमें देखिए, प्रश्न नंबर 3 में जो दिया है कि 1/3 और उसके ऊपर घात जो है -1 है और -1/4 का घात भी -1 है और इन दोनों का भी जो घात है वो है -1। अब इसको हल करने के लिए मैं इससे पहले आपको कुछ फार्मूला बताया था, वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो गणित है उसमें से क्वेश्चन को एक बार लिख लेता हूँ मैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे बराबर का निशान देने के बाद मैं देखूँगा पहला जो पद दिया है वो कैसा है। देखिए जो पहला संख्या दिया है 1/3 और इसका घात -1 है। तो मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि इसको फार्मूला अप्लाई करूँगा तो इसलिए 1/3 को मैं 3/1 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि घातांक का फार्मूला इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, 3 को ऊपर कर दूँगा और 1 को नीचे कर दूँगा, जिससे कि इसका जो घात है वो माइनस से प्लस में चेंज हो जाए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1। आप चाहे तो +1 भी लिख सकते हो, लेकिन हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या के सामने कुछ भी नहीं है मतलब प्लस है। चलिए उसके बाद देखेंगे यहाँ पे माइनस का माइनस, और उसके बाद 1/4 में भी इस माइनस को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। 4 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका जो घात है ये भी माइनस में, इसलिए प्लस में चेंज हो गया और इसके ऊपर घात 1 अपनी जगह पे ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं जिस फार्मूला को अप्लाई किया हूँ वो है आपका a/b का घात अगर -m है तो b को अगर हम लोग ऊपर और a को नीचे कर देंगे, ऐसे अंश और हर में एक्सचेंज करेंगे तो ये फिर हो जाएगा +m, या फिर खाली m भी लिख सकते हैं। तो मैं इस फार्मूला का इसमें उपयोग किया हूँ। तो इसको भी आप साथ ही साथ साइड में लिखते जाएंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो हम लोग लिखे, अब हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या के नीचे 1 नहीं लिखने से भी हो जाता है, या फिर 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको खाली 3 का घात 1 भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, घात अगर 1 है तो। उसके बाद 4 यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, और आप चाहे तो इसको एक एक लिख के और एक स्टेप तक सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए, उसके बाद मैं जानता हूँ कि 3 का घात 1 का कोई मतलब नहीं, मतलब 3 होगा, और 4 का घात 1 मतलब 4 ही है। ठीक है, 4 एक बार ही लिखना है, और -1 का -1। उसके बाद 3 और 4 को आपस में अगर हम लोग देखिए, इसके सामने प्लस है और इसके सामने माइनस है, तो प्लस माइनस में माइनस, मतलब 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा। अब हम लोग जोड़ते घटाते टाइम हमेशा देखते हैं कि जोड़ते घटाते टाइम माइनस प्लस में जो होगा वो तो हम लोग करते हैं, उसके बाद बड़ी संख्या के सामने जो निशान होगा उसको भी बिठाते। तो देखिए इन दोनों में बड़ी संख्या 4 है तो इसके सामने माइनस है, इसलिए यहाँ पे भी माइनस होगा, निशान माइनस होगा। और देखिए प्लस माइनस में माइनस होता है, इसलिए माइनस करके 1 आया, और क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस निशान है इसलिए यहाँ पे माइनस आया। अगर यहाँ पे प्लस होता तो हमको यहाँ पे प्लस निशान लिखना पड़ता। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं इसको फर्स्ट ब्रैकेट दे के यहाँ पे -1 ऊपर लिख देता हूँ। अब ऐसे टाइप का भी एक फार्मूला हम लोग देख चुके हैं। इससे पहले जो मैं फार्मूला लिखाया था उसमें मैं लिखा था कि किसी भी संख्या का घात अगर -m है, मतलब माइनस संख्या है, तो उसको हम लोग इस माइनस को हटाने के लिए इन दोनों संख्याओं को देख देख के बटे के नीचे लिखेंगे, और इस माइनस को हटा दिए इसलिए बटे के ऊपर 1 लिखना है। तो ये माइनस देख के हट गया। तो इस फार्मूला के अनुसार इसमें भी हम लोग हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इन दोनों के बटे के, ठीक है, -1, और इसके घात अगर 1 लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, और इनका जो यहाँ से माइनस हटा दिया इसलिए इसके ऊपर बटे के ऊपर 1 होगा। अब इसको जैसे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि 1 और यहाँ पे हो जाएगा -1, और दोनों को अगर भाग देंगे तो खाली बचेगा -1।
तो देखिए बहुत आसानी से हमारा आंसर आ चुका है। अब मैं आपको प्रश्न नंबर 4 का पहला नंबर बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है। अब इसमें देखिए जो प्रश्न नंबर 4 है कि बताया गया है कि सिद्ध कीजिए, इसमें 2 साइड है, तो बताए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल है। अब या फिर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे, इसको हल करके हमको आंसर 1 लाना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे हल लिखूँगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो एक्स ए और बी ए हैं ये आपका घातांक का भाग का फार्मूला है, जो हम लोग पहले ऐसे पढ़ चुके हैं। एक्स एम और एक्स एन इक्वल टू एक्स एम माइनस एन। तो इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे इसमें। तो हम लोग इसमें सबसे पहले लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे खाली जो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका x का जो घात है, ठीक है, क्योंकि सॉरी यहाँ पे भी आपका x लिखा हुआ है। अब क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों का जो आधार है वो एक समान है, तो ऊपर का घात आपस में जुड़ेगा। तो ये क्वेश्चन मैं सुधार लिया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे ये दोनों आपस में जुड़ेगा। इस फार्मूला के अनुसार दोनों x मिलके एक बार x लिखेंगे और a और b आपस में घटेगा, तो a माइनस b। सबसे पहले ऊपर वाला लिखते हैं, उसके बाद नीचे वाला लिखते हैं। तो a माइनस b। अब ये देखिए पहला मैं लिख चुका हूँ और जो ब्रैकेट के बाहर है वहाँ पे भी a प्लस b लिखा हुआ है, तो मैं लिख दिया। फिर देखिए गुणा का निशान, तो यहाँ पे मैं भी गुणा का निशान दूंगा। फिर दूसरा नंबर को सॉल्व करूँगा तो मैं लिख सकता हूँ ब्रैकेट के अंदर x का घात लिख सकता है। देखिए ये दोनों भी आपस में भाग में हैं, इसलिए हो जाएगा b प्लस b माइनस सी। और ब्रैकेट के बाहर देखिए b प्लस सी लिखा हुआ है, तो उसको भी मैं लिखूँगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से इस फार्मूला को। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका तीसरा नंबर में भी गुणा के बाद ऐसे लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर। इन दोनों को अगर देखेंगे भाग का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा c माइनस ए और ब्रैकेट के बाहर है c प्लस ए। और इक्वल के बाद 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग इसको हल करके 1 लाना है हमको आंसर। तो यहाँ पे जो मैं फार्मूला यूज़ किया हूँ इसको आप लोग भी लिखेंगे तो अच्छा होगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स एन इक्वल टू एक्स एम माइनस एन, ये वाला फार्मूला अप्लाई किया हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लाइन में मैं क्या करूँगा। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी जो घातांक वाले संख्या है उसका घात और उसके ऊपर और भी घात रहेगा तो आपस में गुणा होता है। तो उस नियम के अनुसार इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, तो गुणा के रूप में लिखेंगे x और ये दोनों आपस में गुणा के रूप में ऐसा लिख सकता हूँ मैं a माइनस बी और a प्लस बी। फिर देखिए गुणा का निशान और उसके बाद x का घात फिर आपस में गुणा होगा, तो b माइनस सी और b प्लस सी। फिर देखिए गुणा का निशान और उसके बाद फिर इसका जो घात है आपस में गुणा होगा, तो हो जाएगा c माइनस ए और c प्लस ए। तो यहाँ तक मैं लिख चुका हूँ और ये जो मैं फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ ये है आपका एक्स एम एन, ये दोनों आपस में गुणा होगा तो हो जाता है एक्स एम इंटू एन। तो देखिए ये इस फार्मूले को अप्लाई किया हूँ। अब इसको आप साइड में ऐसे लिखते जाएंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये वाला फार्मूला इसमें अप्लाई किया हो तीनों में। अब उसके बाद देखिए इसमें हम लोग इन दोनों को गुणा भी कर सकते हैं और गणित इसमें बीजगणित का सूत्र भी है, अगर हम लोग इन दोनों का आपस में गुणा भी कर सकते हैं या फिर एक फार्मूला है उसके अनुसार भी सेट कर सकते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुना, इसको सॉल्व करूँगा तो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और इसको हल करूँगा तो आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए ये मैं फार्मूला कहाँ से लिया उसके लिए फिर आप यहाँ पे चूँकि निशान लिखिए और यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस बी, ये फार्मूला है ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब अगर कोई संख्या प्लस और माइनस में रहेगा एक जैसा संख्या
तो उसका जो संख्या है, पहला संख्या का स्क्वायर और दूसरा संख्या का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे ये दोनों संख्या देखिए, a माइनस बी और a प्लस बी का हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b माइनस सी और b प्लस सी का हो गया b स्क्वायर और c स्क्वायर, और c माइनस ए और c प्लस ए, ये दोनों आपस में गुना होकर हो गया c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। आप चाहे तो डायरेक्ट इस फार्मूला के अनुसार सबको लिख सकते हैं, और अगर फार्मूला याद नहीं रहता तो आप इसको रफ में गुना करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे गुना करके बताता हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पे ले लेता हूँ कोई भी एक b माइनस सी और b प्लस सी। तो देखिए यहाँ पे गुना करूँगा तो हो जाएगा b स्क्वायर, देखिए ये हो जाएगा प्लस, फिर b के साथ c का गुना बी सी, फिर माइनस c और b का गुना होगा तो बी सी, और माइनस प्लस में माइनस और सी का सी स्क्वायर। तो ये प्लस माइनस में दोनों कटेगा और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बचा रहेगा। तो इस प्रकार से आप गुना करके भी इसको हल कर सकते हैं। 8वीं क्लास में भी आप इसको बहुत सारे 4.1, 4.2 और 4.3 में ऐसे टाइप के गणित बना चुके हैं। दो गुणनखंडों को कैसे गुना करना है वो सब आप जानते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं यहाँ तक आपको बता चुका हूँ। इसके बाद ये जो सभी संख्या है ये आपस में एक दूसरे का देखिए गुणा में है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी घातांक वाला संख्या अगर गुणा में है तो उसका घात आपस में जुड़ता है, इसलिए इन सभी को आपस में जोड़ देंगे हम लोग। तो इसलिए मैं यहाँ पे x को एक बार लिखूँगा और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा, फिर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर प्लस का निशान लगने के बाद फिर इन दोनों घात को लिखेंगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए मैं जो फार्मूला अप्लाई किया हो उसको भी साइड में लिखूँगा, एक्स एम इंटू एक्स एन इक्वल टू एक्स एम प्लस एन। मतलब ये है कि कोई भी घात वाला संख्या के बीच में अगर गुणा है तो आपस में उसका घात जुड़ता है। अब क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुल मिला के 3 घातांक वाले संख्या आपस में गुणा में है। देखिए ये संख्या a और a, ये तीनों आपस में गुणा में है, इसलिए ये तीनों को इन तीनों के घात को आपस में जोड़ दिया हूँ। अब जोड़ने के बाद यहाँ पे देखिए क्योंकि ये a स्क्वायर है, अब देखेंगे कि दूसरी जगह भी a स्क्वायर है, ये माइनस में और ये प्लस में, तो आपस में कटा ये। उसके बाद माइनस बी स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर, ये भी कटेगा, माइनस सी स्क्वायर और ये प्लस सी स्क्वायर है, तो ये दोनों भी आपस में कटेगा। मतलब इसका जो घातांक है वो सभी घात आपस में कट चुका है। तो इसके ऊपर कुछ नहीं बचा, तो x के ऊपर कुछ नहीं मतलब 0 है, सबको घटाया तो आपस में 0 हो गया। उसके बाद देखिए आखिरी इसमें फार्मूला लगाना है कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे भी इसका जो मान है वो 1 होगा। तो यही हमारा आंसर है। तो देखिए ये वाला गणित बहुत आसान है। इसके बाद मैं आपको इसका दूसरा नंबर प्रश्न बताऊंगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसमें हमको प्रूफ करने बोले हैं कि इतना बराबर 1 होता है इसको, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे और इसका जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसको हल करते करते जाएंगे। तो देखिए मैं लेफ़्ट हैंड साइड लिखा, उसके बाद ये लेफ़्ट हैंड साइड का जो है क्वेश्चन उसको एक बार मैं नोट कर लेता हूँ। अब उसके बाद यहाँ से हमारा जो गणित है उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं देखिए कैसे सॉल्व करता हूँ। इसके बाद बटे के ऊपर यहाँ पे 1 है और बटे के यहाँ पे साइड में 1 है, तो ये दोनों आपस में ऐड भी नहीं हो सकता। और क्योंकि इस घातांक वाले सभी प्रश्न में हमको कुछ ना कुछ फार्मूला यूज़ करके फिर इसको हल करना है, तो इसलिए यहाँ पे मैं देखिए 1 और इसमें कोई चेंजेस नहीं किया। यहाँ पे हमको इतना देख के समझ में आ रहा है कि एक्स एम माइनस एन को हम लोग भाग के रूप में लिख सकते हैं एक्स एम अपन एक्स एन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक्स एम बटे एक्स एन इक्वल टू एक्स एम माइनस एन होता है। वैसे ही सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर पार्ट है, इस सेकेंड नंबर पार्ट में भी हम लोग इसमें 1 प्लस इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। सामने वाला जो फर्स्ट वाला घात है उसको बटे के ऊपर और सेकेंड वाला घात को बटे के नीचे। अब इसमें जो फार्मूला अप्लाई किया हूँ उसको साइड में आप लिख सकते हैं एक्स एम बटे एक्स एन इक्वल टू एक्स एम माइनस एन। तो ये है आपका घातांक का भाग का फार्मूला, जिसमें इतना रहने से आप इतना लिख सकते हो और इतना बराबर इतना लिख सकते हो। तो फिलहाल तो हम लोग इतना था क्वेश्चन में, अब इतना के इक्वल इतना होता है, इसलिए इसको मैं इसके जगह पे बिठाया।
अब उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम लोग कैसे हल कर सकते हैं। तो बटे के ऊपर वो संख्या ऐसे ही रहेगा, बटे के नीचे जो संख्या है इसको इसके साथ गुना करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा इसमें, xn प्लस xm बटे xn। और वैसे ही अगर मैं यहाँ पे भी इसको हल करूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, इसके साथ ये गुना होगा तो xm प्लस xn बटे xn। आपको यहाँ पे समझने में दिक्कत हो रहा होगा तो आप रफ में भी इसको नोट करके हल कर सकते हैं। तो देखिए ये परिमेय संख्या के रूप में है, ये नहीं है तो इसको भी आप 1/1 कर दीजिए, फिर तिर्यक गुना कीजिए तो ये इसके साथ ये गुना होगा तो xn प्लस का प्लस और इसके साथ ये गुना होगा तो हो जाएगा xm बटे ये दोनों आपस में सीधा गुना होगा तो xn। तो इसको पूरा यहाँ पे मैं बिठा दिया हूँ इतना के जगह पे। देखिए ये जो पार्ट है इस पूरे पार्ट के जगह पे मैं इतना बिठा दिया, वैसे इस पूरे को हल करके इतना बिठाया हूँ। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो यहाँ तक सॉल्व कर चुका हूँ। अब क्योंकि देखिए इक्वल का जो निशान है ये इसका जो मेन बटा है उसको ध्यान रखना है। अब ये जो देखिए इस बटे के नीचे 2 संख्या और बटे के ऊपर 1 संख्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस बटे को गुना में चेंज करेंगे इस बटे को। तो बटे के नीचे वाला जो संख्या है, ठीक है, ऊपर वाला संख्या अपनी जगह पे रहेगा। तो देखिए यहाँ पे चेंज करते हैं। अब ऊपर वाला जो बटे के ऊपर ये 1 है वो 1 अपनी जगह पे रहेगा। अब इस बटे को गुना में चेंज कर दूंगा तो इस बटे के नीचे देखिए 2 पहला लाइन और 2 लाइन है, तो नीचे वाला लाइन जो हर में है वो अंश में चला जाएगा और जो अंश में है वो हर में चला आएगा। देखिए इस बटे के नीचे वाला संख्या ऊपर जाएगा, ऊपर वाला संख्या नीचे आएगा। तो यहाँ पे भी ऐसा होगा xn प्लस xm। चलिए इस लाइन को मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो बटे के नीचे वाला संख्या है ऊपर जाएगा और ऊपर वाला संख्या बटे के नीचे आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो बटे के नीचे वाला संख्या है, ठीक है, ये पहले बटे के ऊपर जो देखिए ये आपका इक्वल का निशान मैं दे के रखा हूँ। हमारा मेन बटे के ऊपर खाली 1 है तो 1 अपनी जगह पे रहेगा और उसके बाद गुना का निशान। और उसके बाद देखिए बटे के नीचे जो संख्या है यहाँ पे, ठीक है, ये बटे के नीचे वाला संख्या बटे के ऊपर चला जाएगा और बटे के ऊपर वाला जो संख्या था वो बटे के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं xn प्लस xm ऐसे लिख सकता हूँ। उसके बाद देखिए आगे बढ़ेंगे तो प्लस का निशान, तो प्लस का निशान हमारा पहला पार्ट जो है इसको हल कर चुके हैं। दूसरा भाग में हम लोग देखेंगे कि इसमें भी इस प्लस के सीधा में देखिए जो मेन बटा है इसके ऊपर 1 है तो 1 अपनी जगह पे रहेगा और बटे के नीचे जो संख्या है वो ऊपर जाएगा, ऊपर का संख्या नीचे आएगा, ऐसा करके, और नीचे का संख्या ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये बटे के नीचे जो संख्या है ये xm ऊपर चला गया और यहाँ से xm प्लस xn ये वाला संख्या नीचे आ चुका, नीचे आ गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं 1 के साथ इसको गुना करेंगे तो हमको xn बटे xn प्लस xm ही मिलेगा और प्लस ऊपर xm है तो इसके साथ गुना करेंगे 1 का तो इतना ही मिलेगा और नीचे रहेगा xm प्लस xn। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसके बटे का जो बटे के नीचे जो भी घातांक वाले चर राशि है वो सभी क्या है एक निश्चित क्रम में नहीं है, तो इसको हम लोग पहले क्रम के रूप में सेट करते हैं। यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं सेट करूँगा तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे n भी लिख सकता हूँ या फिर m भी लिख सकता था। तो मैं n को पहले रखता हूँ क्योंकि घात के ऊपर n है। तो यहाँ पे अगर इसको मैं सेट करूँ तो हो जाएगा xm। और उसी प्रकार से क्योंकि मैं पहले वाला को जैसे सेट किया दूसरा वाला को वैसे ही सेट करना है। बटे के ऊपर जैसे उसको रहने दीजिए, बाकी बटे के नीचे जो हर में है उसको चेंज कर लीजिए तो xn प्लस xm। तो देखिए मैं इधर n और m के रूप में है तो इसको भी मैं चेंज करके n प्लस x का घात m के रूप में इसको पीछे और इसको आगे ले आया। क्योंकि दोनों के सामने प्लस निशान है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप उसका जो क्रम है उसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इन दोनों का जो हर है वो एक समान है
तो इससे पहले हम लोग जब परिमेय संख्याओं का योग वाला चैप्टर को सॉल्व किए थे तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी बटे वाला संख्या के नीचे का जो हर है वो अगर एक समान रहेगा तो दोनों को एक बार लिख सकते हैं, दोनों को मिला के एक बार लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ xn प्लस xm, और बटे के ऊपर जो संख्या है वो आपस में जुड़ेगा। तो देखिए ये और ये दोनों आपस में जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का निशान है, और माइनस का निशान रहने से हम लोग माइनस का निशान लिखते हैं। अब ये देखिए मैं बटे के दोनों संख्या आपस में मिलकर ऐसा हो चुका है, तो ये दोनों आपस में कटेगा तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा 1। तो इस प्रकार से हम लोग प्रूफ कर दिए कि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो देखिए बहुत आसानी से हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। इसको आप नॉर्मली, आपको मैं छोटा सा एक परिमेय संख्या लेके बताता हूँ कि कैसे आखिरी वाला स्टेप जो मैं आपको बताया वो कैसे सॉल्व हुआ है। उसमें हम लोग जैसे कि 1/2 है और प्लस 1 या फिर 3/2 है, तो हम लोग क्या करते हैं दोनों परिमेय संख्या का जो हर एक समान है इसलिए एक समान लिख देते हैं एक साथ, और उसके बाद उसके ऊपर वाला जो संख्या है वो आपस में जोड़ देते हैं। तो वही चीज़ मैं इस गणित के आखिरी में किया था। तो इसके बाद मैं आपको इसमें बताऊंगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे मानक रूप में चेंज करने बोले हैं। मानक रूप का अर्थ होता है कि हमको ऐसे संख्या के रूप में चेंज करना है जिसमें जो दशमलव है वो एक संख्या के बाद रहेगा और इसका जो गुना के बाद वाला पार्ट है, भाग है, वो आपका घातांक के रूप में रहेगा। तो इसको देखिए चेंज करना कैसे है। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न दिया है 0 पॉइंट और उसके बाद इसमें 11 बार 0 दिया है और 852। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पे जो संख्या आपको दिखेगा, 0 को छोड़कर जो भी संख्या दिखेगा उन संख्याओं को एक बार नोट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ 852। देखिए इसमें ये 3 ही संख्या है, बाकी तो 0 को संख्या के अंदर नहीं लेते हैं। अब यहाँ पे ये 852 को ले लिया, 0 को छोड़कर बाकी सभी संख्या को लिख लेना है। तो मैं लिख लिया। लिखने के बाद हमको क्या करना है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे इतना करने के बाद उसके बाद यहाँ पे एक संख्या के बाद दशमलव दे देना है। तो देखिए मैं 8 के बाद दशमलव दे दिया। आपको लेफ्ट हैंड साइड से जो दशमलव है वो आपको लेफ्ट हैंड साइड से लगाना है, सामने से लगाना है। तो मैं सामने से लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे गुना का निशान और उसके बाद यहाँ पे आपको 10 लिखना है। इतना काम आपको सभी गणित में पहले करना है। तो मैं यहाँ पे देखिए पहले संख्या को लिख दिया, उसके बाद एक संख्या के बाद दशमलव लगा दिया और यहाँ पे 10 लिख दिया। तो उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब मैं गिनना शुरू करूँगा। यहाँ पे देखिए 0 को गिनूँगा तो दशमलव के बाद वाला शून्य को ही काउंट करना है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए 11 हो गया अब, क्योंकि यहाँ पे जो दशमलव के आगे जितना संख्या है उसको भी 1 मानना है। तो 11 और 1 12, तो मैं इसका घात लगा दूंगा 12। तो देखिए ये मैं हमारा जो मानक रूप में चेंज हो चुका है। दूसरा नंबर जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, दशमलव का नियम नहीं है। इसमें 2 नियम है। एक दशमलव रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं कि दशमलव के सामने वाला संख्या को काउंट करते हैं, और दशमलव नहीं रहेगा तो इसके बाद वाला संख्या को काउंट करते हैं। तो देखिए ये 2 अलग अलग टाइप के गणित है इसमें। और इसमें सबसे पहले जैसे आपको बताया था मैं कि जैसे संख्या है तो देखिए यहाँ पे 8 और 2 को नहीं लिख सकते, बीच में 0 है तो इसको भी लिखना है। तो हम लोग इसको लिख देते हैं 802। और उसके बाद बताया था आपको गुना का निशान देना है और यहाँ पे 10 लिखना है। अब इसका घात कितना लगाना है वो देखिए काउंट करने का नियम। अब ये भी बताया था कि एक संख्या के बाद दशमलव दे देना है। तो यहाँ पे दशमलव मैं दे दिया। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए 0 यहाँ पे गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब 13 हो चुका है तो यहाँ पे 13 हम लोग नहीं लिखेंगे। अब देखिए 13 शून्य इसमें है, और क्योंकि इसमें दशमलव था इसलिए सामने वाला संख्या को हम लोग काउंट किए थे 1। अब दशमलव नहीं रहेगा तो पीछे वाला संख्या। तो यहाँ पे देखिए दशमलव इस क्वेश्चन में नहीं था इसलिए पीछे वाला संख्या को काउंट करना है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 13 और ये देखिए 14 और इसको भी 1 0 मानेंगे तो ये 15। 2 संख्या मतलब 2 0। अब ये 15 हो चुका है तो इसलिए इसका घात देंगे 15। तो देखिए बहुत ही आसान है। उसके बाद मैं इसमें आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताता हूँ। जो तीसरा नंबर आपके बुक में दिया गया है, इसमें देखिए लिखा है 4196
और यहाँ पे जो आपका शून्य की संख्या है वो है आपका देखिए 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो जैसे कि आपको मैं बताया था, सबसे पहले तो संख्या जितना है उसको पूरा लिखना है शून्य को छोड़ के। तो यहाँ पे देखिए 4196। यहाँ पे शून्य को हम लोग इसलिए ऐड किए क्योंकि ये शून्य क्या है 8 और 2 के बीच में है। अगर साइड में रहता तो इस जीरो को भी काउंट नहीं करते। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख दिया 4196 और बाकी सब जीरो है, इसलिए इसको मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ तो आपको स्पष्ट दिखेगा। यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ 4196। उसके बाद आपको बताया था कि यहाँ पे गुणा का निशान देना है और उसके बाद 10 लिखना है और एक संख्या के बाद दशमलव लगाना है। तो मैं लगा दिया। उसके बाद मैं देखिए यहाँ पे काउंट करूँगा शून्य को 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 काउंट कर चुका हूँ और क्योंकि यहाँ पे जो गणित दिया है, ठीक है, 7 काउंट करने के बाद यहाँ पे जो गणित दिया है उसमें देखिए दशमलव नहीं है प्रश्न में। अब प्रश्न में दशमलव नहीं है, इसका मतलब दशमलव के बाद जो संख्या बचा है उसको भी काउंट करना है। तो यहाँ पे तो 7 हो गया और ये देखिए 7 के बाद 8 9 10, इसको काउंट करूँगा क्योंकि प्रश्न में दशमलव नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 10 का घात 10। तो देखिए हमारा आसानी से आंसर प्राप्त हो चुका है। इसमें 2 ही नियम है। अगर दशमलव क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको क्या करना है कि जो दशमलव लगाए हम लोग एक संख्या के बाद, उस दशमलव के सामने का संख्या हमको काउंट करना है। और अगर क्वेश्चन में दशमलव नहीं है तो जो हम लोग एक संख्या के बाद दशमलव लगाए उसके बाद वाला संख्या को काउंट करके लिखना है। तो ये देखिए ये आसानी से आप लोग बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो प्रश्न नंबर 6 है, इसमें बताया गया है कि निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में लिखना है। इससे पहले हम लोग देखिए इसको काउंट करके सामान्य रूप से काउंट करके हम लोग इसको घातांक के रूप में लिखे थे, तो मानक रूप में लिखे थे। अब देखिए सामान्य, जैसे इसको मानक रूप में चेंज किए थे हम लोग, तो उसके लिए हम लोग क्या किए थे कि यहाँ पे जितना भी जो भी संख्या है उसको पहले लिखना है, फिर गुना देना है और फिर 10 का घात लगाने के लिए यहाँ पे दशमलव भी लगा देना। और फिर देखिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग जीरो को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 11 के बाद और 8 को 1 मान के यहाँ पे 12 हो चुका था। और क्योंकि ये देखिए दशमलव के बाद एकदम पीछे है, 852 जो है एकदम पीछे है, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस लगाएंगे। 852 अगर यहाँ पे दशमलव ना रह के सामने होता तो हम लोग यहाँ पे प्लस लगाते। तो यहाँ पे आप पहला नंबर क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर लेंगे, यहाँ पे माइनस लगेगा क्योंकि 852 जो है वो पीछे है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे पहला नंबर छठवा का पहला नंबर क्वेश्चन दिया है 5.02 और देखिए यहाँ पे 10 का घात -6 लिखा है। तो ये माइनस चिन्ह को देख के हमको समझना है कि ये जो गुना के सामने जो संख्या है वो पीछे लिखना है। जैसे कि इसमें देखिए अब इसको पीछे लिखना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है घात 6 है, मतलब 5 जीरो लगेगा और ये पीछे लगेगा। तो मैं लिख देता हूँ, तो 1 2 3 4 5, क्योंकि घात जितना रहता है उससे कम करना रहेगा क्योंकि दशमलव के सामने एक संख्या है। तो मैं 5 जीरो के बाद 502 को लिखूँगा और इसके सामने दशमलव दे के यहाँ पे जीरो दे के यहाँ पे दशमलव लगा दूंगा। तो देखिए मेरा गणित ये भी बन चुका है। बहुत आसान है। हम लोग ऐसा रहता है तो ऐसा चेंज करना भी जानते हैं और ऐसा रहता है तो इसको चेंज करना भी आसान है। तो अगर इससे हमको ऐसा चेंज करना रहता तो हम लोग क्या करते हैं 502 गुना 10 लिखते और यहाँ पे दशमलव लगा देते पहले। उसके बाद हम लोग गिनते 1 2 3 4 5 और क्योंकि दशमलव के सामने यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है प्रश्न में, तो इसके सामने देखिए यहाँ पे एक संख्या तो 6 हो जाता। तो हम लोग इसके सामने लगाते 6, क्योंकि 502 पीछे है इसलिए माइनस लगाते। तो ऐसे देख के इसको भी चेंज कर सकते हैं और इसको देख के ऐसे भी चेंज हम लोग कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस के ऊपर है, आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से बना लेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।